आज की जो एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो है ऑप्शनल एक्सरसाइज, दैट इज 5.4। ऑप्शनल एक्सरसाइज इज द वन ऑफ द एक्सरसाइज जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी मिसलेनियस क्वेश्चंस को इंक्लूड करती है। तो कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्टेड। तो कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा आपके साथ। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी 5.4 का है, जिसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप लोग अगर बहुत ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन को तो तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो एपी चल रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, धीरे धीरे एपी रिड्यूस होती जा रही है। 113 के बाद 109 आएगा, 109 के बाद 105 आएगा, 105 के बाद 101 आएगा। एज अ रिजल्ट वैसे ऐसे हम आगे चलेंगे, एपी छोटी होती चली जाएगी, टर्म की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ जाएगा, ऐसी टर्म आ जाएगी जो नेगेटिव होगी और तुम्हारे को बतानी है वो नेगेटिव टर्म कौन सी है, कि इस पर्टिकुलर एपी में वो कौन सी टर्म है जो नेगेटिव है। सो टू गेट दैट वैल्यू प्लीज कंसिडर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हमारे को हमारे क्वेश्चन में एपी दे गई है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। With the help of this AP we can consider that कि A तो 1 to 1 आ गया है, कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 1 to 1 that is -4 आ गया है। Now बेटा when you think about the first negative term, for the first negative term अगर आपको पहली नेगेटिव टर्म चाहिए तो this indicate your nth term must be less than 0. Why I am planning to get the nth term less than 0? The reason is quite clear, the reason is quite simple. क्योंकि मुझे चाहिए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर तब आएगा जब मेरी nth टर्म का आंसर 0 से छोटा होगा, क्योंकि एनीथिंग विच इज लेसर देन 0 मीन्स नेगेटिव, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारे को नेगेटिव चाहिए, तो जब मुझे पहली नेगेटिव टर्म चाहिए तो दिस इंडिकेट दैट ए एन टर्म को 0 से छोटा कर दो। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन टर्म? That is a plus n minus 1d is less than 0. an टर्म का मतलब हो गया a plus n minus 1d 0 से छोटा होगा। Substituting this value carefully to a list, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को पुट करना शुरू कर दिया है। इट इज 121 n minus 1 into -4 less than 0 because we get the value of d in this question as -4। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस कंडीशन ये है कि हमारे को nth टर्म पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमारे को आइडिया है कि जिस भी nth टर्म को मेरे को फाइंड आउट करना है दैट शुड बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मेरे पास यहाँ तक का आउटपुट आ गया है, इसे मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो इट विल गिव यू 121 माइनस 4n प्लस 4 मस्ट बी लेस देन 0, 125 माइनस 4n लेस देन 0। हमेशा नेगेटिव टर्म को उधर की तरफ शिफ्ट करोगे इनइक्वालिटी में, तो एज अ रिजल्ट 125 अपॉन 4 इज लेस देन n, n इज ग्रेटर देन, इसे मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, वो आ जाएगी 311/4। तो हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ n होनी चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 31.25। और हम सबको पता है कि जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं वो हमेशा नॉन फ्रैक्शनल होती है। हेंस व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर, हेंस जो फर्स्ट, हेंस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32nd। तो 32nd इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पहली नेगेटिव टर्म है। द रीजन इज वेरी क्लियर बेटा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ n आई है वो आई है 31.25। दिस इंडिकेट दैट कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म होगा जब भी 31.25 से क्रॉस करेगा वो आपको नेगेटिव देगा, और 31.25 में फ्रैक्शनल टर्म तो होती नहीं, तो इट इज क्वाइट क्लियर कि आफ्टर 31.25 हमारी जो नई टर्म आएगी वो 32nd ही आएगी। दैट इज वाई 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जब आप बच्चों इसकी 32nd टर्म निकालोगे, 32 टर्म निकालोगे, वो अपने आप आपको एक नेगेटिव आंसर देने वाला है। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड आपसे पूछ सकता है। नो डाउट ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, इट विल बी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। इन दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर ऑप्शनल एक्सरसाइज एपी पता थी, साथ में ये बताया गया था कि मुझे सबसे पहली नेगेटिव टर्म को फाइंड आउट करना है।
तो आज के जो लेक्चर है ना वो इसी तरह के क्वेश्चंस है जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। हमने जो कुछ अब तक सीखा है उससे कुछ अलग ही सीखने को मिलने वाला है, कुछ नई बातें हमारे को फॉलो करनी है। तो एपी मेरे पास है, ए पता चल गया, डी पता चल गया। पहली नेगेटिव टर्म के लिए मुझे ए एन को 0 से छोटा रखना है, और अगर मुझे इसे 0 से छोटा रखना है तो ए प्लस एन माइनस 1 डी को 0 से छोटा रखना है। अब ए की जगह तो आ गया 1 to 1, डी की जगह पे आ गया -4। इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव पार्ट को उधर भेज दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया n मस्ट बी ग्रेटर देन 31.25। तो 31.25 के जस्ट बाद कौन सी टर्म आएगी? तो आफ्टर 31.25 द टर्म वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन इज 32nd। सो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट 32nd टर्म इज द टर्म जो इसकी पहली नेगेटिव टर्म है। Now beta we are going to simplify the question number 2 of our NCERT exercise 5.4 जिस पे लिखा है the sum of third and seventh term of AP 6। एक AP की थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम 6 है and the product is 8 और उनका प्रोडक्ट 8 है। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP। तो सिंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्योंकि AP नहीं है तो मैंने सबसे पहले माना लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस जिसे हम सब डी बोलते हैं, जिसे हम सब कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो मैंने सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को ए माना और उसके कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम, थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम 6 है। तो हियर व्हाट यू से अबाउट थर्ड टर्म? a प्लस 2d और सेवेंथ टर्म a प्लस 6d इज 6। ठीक है, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 है, 2a प्लस 8d 6 है, a प्लस 4d 3 है। आर यू गेटिंग इट? What we need to do in this particular question कि मेरे पास एक AP है, as we didn't know about the AP, we do not have any basic information about the AP। तो मैंने यहाँ पे A को D माना, A को फर्स्ट टर्म माना और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म मैंने थर्ड और सेवेंथ टर्म के सम को 6 लिख दिया और थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस 2d और सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस 6d। एंड देन बेटा ये बन गया 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 और फिर 2 से डिवाइड करा and we are getting the first relation between A and D. Further, if you want to find out a value of A, so it is 3 minus 4D. So this is the first relation we are getting in this particular question. इसके बाद अब हम डील करेंगे इसकी सेकेंड पार्ट पे। इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि इन दोनों का ही प्रोडक्ट कितना है? 8 है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म इज 8। Now you need to again tell the information about the third term। तो वो बेटा एक बार फिर से a plus 2d आ गया, here a plus 6d आ गया which is 8। अगर मैं यहीं पर ही मल्टीप्लाई करूंगा तो it make a very complicated question, very complicated equation here, so it's better to put the value of a in this part। तो this is the first equation। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 minus 4d plus 2d, 3 minus 4d plus 6d equal to 8 and this is just from the equation number first। ये इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। अब मेरे पास जो आउटपुट आ गया वो आ गया 3 minus 2d, इधर जो आउटपुट आ गया 3 plus 2d that is 8। Is this okay? Are you getting it? What is the benefit of having this result right now? It is a plus b a minus b, a square minus b square equal to 8, 9 minus 8 equal to 4d square, d square become 1 by 4, as a result d become plus minus half। एक बार बहुत आराम से और ध्यान से रीचेक करो पूरे क्वेश्चन को, पूरे बेसिक को इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.4 ऑफ अवर एनसीईआरटी ओनली, जिसमें हमारे पास था एक एपी की थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम 6 है। तो वी कंसिडर दैट थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का सम 6, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, सेवेंथ टर्म का मतलब a प्लस 6d। उसको ऐड किया तो वी आर गेटिंग 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। देन वी डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 2। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 2 वी गेट दिस इक्वेशन, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a in terms of d। After obtaining the first relation between a and d,
वी प्लान फॉर द सेकेंड इंफॉर्मेशन एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज 8. तो एज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द टर्म इज 8, वी रिप्लेस थर्ड टर्म विद a plus 2d, सेवेंथ टर्म विद a plus 6d. Now we have to shift this a, we need to change this a, and the value of a from the data is 3 minus 4d. So we have to put a as 3 minus 4d, a as 3 minus 4d. Now when you make a simplification here, you will observe that it is 3 minus 2d, 3 plus 2d equal to say 8. अब मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, a plus b है minus b, a square minus b square, 9 minus 4d square. We go for it, simplify it carefully. In the end, we are getting the value of d square as plus minus half. जैसे बेटा मेरे पास d की ऑप्शन आ गई, d की वैल्यू आ गई. नाउ वी प्रेफर अ फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस है जब मेरे पास d हाफ है. विद द हेल्प ऑफ d एज हाफ हम a निकालेंगे, तो a की वैल्यू आने वाली है 3 minus 4d, which means 3 minus 4 into half, which means 1. So first term is 1, common difference is half, and there is a need to find out the sum of 16 term. And to get the sum of 16 term, you have to follow a formula n by 2, 2a plus n minus 1d, a basic formula of Sn term. With the help of this formula, we find out the sum of 16 terms. 16 by 2, 2a plus 15d. Now what you need to do here, you have to put the value of a and d in this one. तो बेटा यहाँ पे जब मैंने पुट किया, यहाँ आ गया 8, ये 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ a 1, तो दिस इज 2 इंटू 1, 15 इंटू हाफ. सिंप्लीफाई इट केयरफुली, इट इज 2, एंड व्हेन यू टेक द एलसीएम हियर एंड मेक अ मोर सिंपल, इट इज कंफर्म दैट कि इट्स सम बिकम आई थिंक 19. तो इसका जो सम इस पर्टिकुलर केस में आ गया वो 19 आ गया. हियर वी हैव अ मिस्टेक, आई थिंक देयर इज अ 8 बेटा, तो यहाँ पे कैंसिल होके 4 आएगा, and this become a multiple of 4 into 19. अब बेटा ये 4 19 से कितना होता है, आप करिएगा मल्टीप्लाई, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग योर फाइनल सम एज 76. तो अभी मैंने से पहले केस की बात की है, एक केस और है, पहले इसको ध्यान से देखो. इन दी गिवन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज गिवन दैट थर्ड और 7 टर्म का सम 6 था, तो थर्ड 7 का सम 6 आ गया. उससे मेरे पास ए और डी में एक रिलेशन आ गई. फिर थर्ड एंड 7 टर्म का मल्टीप्लाई 8 आ गया, उससे मेरे पास डी की 2 वैल्यू आ गई. विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डी मैंने यूज की उसमें से एक वैल्यू. ए मुझे पहले से ही पता था, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन मुझे एपी मिल गई. वी प्लान एंड फाइंड आउट इट सम फॉर 16 टर्म. अब मैं यहीं से आपके सामने सेकेंड केस प्रेफर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा सेकेंड केस क्या होगा. इन दी सेकेंड केस बेटा हम सेकंड केस उसे लेके जब d हमारा माइनस हाफ होगा, तो सिंस a की वैल्यू जो थी हमारे पास, अभी हमने रिलेशन यूज की थी, a इज 3 minus 4d लिखी हुई है आपके पास, वो भी देखो यहाँ भी लिखा हुआ है a इज 3 minus 4d. तो यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पुट करी 3 minus 4 into minus half, it's 5. आफ्टर हैविंग द a as 5, d as minus half, तो मेरे पास जो अब AP बन गई वो AP बन गई. AP में फर्स्ट टर्म आ गई बेटा 5, कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस हाफ, एंड वी अगेन नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ 16 टर्म. इट इज़ लाइक अ वेरी सेम वे, जैसे फर्स्ट केस में मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था, लिख दिया था, वैसे ही मैंने यहाँ यूज़ कर लिया उस रिजल्ट को. यहाँ पे 8 आ गया, ये 2 इंटू 5 आ गया, ये 15 इंटू माइनस हाफ आ गया, ये 8 हो गया, इधर 20 माइनस 15 अपॉन 2 हो गया, इसे कैंसिल करके 4 आ गया, ये 4 इंटू 5 20 आ गया. सो वी कैन से दैट जो सम ऑफ 16 टर्म आएगा दैट इज 20 और 76. दोनों ही सम पॉसिबल है क्योंकि वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट एपीज इन अ सिंगल क्वेश्चन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग डी आए थे, उससे 2 अलग अलग एपी बनी. फ्रॉम द वन ऑफ द एपी वी गेट इट सम ऑफ 16 टर्म एज 76, एंड फ्रॉम द अदर एपी वी गेट इट सम एज 20 ओनली. Now beta, we are moving to our question number 3, which is again a very different question from our exercise. जिस पे लिखे एक ladder है, has a rack of 25 centimeter apart, as you have to see in this part in a figure. Racks means जो डंडे होते हैं हमारे ladder के, आपने लकड़ी की सीढ़ी देखी होगी, उस लकड़ी की सीढ़ी को इन्होंने थोड़े इस पैटर्न में बनाया है. जनरली हमारे को ऐसे पैरेलल वाली दिखती है. तो दिस इज द वन ऑफ द ladder. ठीक है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए. सपोज करो ये एक लैडर है,
ठीक है। और ये जो बीच में डंडे लगा रखे हैं, दिस इज नोन टू बी अ रैक्स, इन्हें हम उनका रैक बोलते हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी लगेंगे। और ये बोला गया कि ये जो हर रैक है वो कितने डिफरेंस पे है, 25 सेंटीमीटर के गैप पे है। पहले से दूसरे में गैप 25 का, दूसरे से तीसरे पे गैप 25 का, तीसरे से चौथे पे गैप 25 का, चौथे से पांचवे पे, पांचवे से छठे से, छठे से सातवें से। देखा ही होगा नो डाउट आप सबने इस तरह की लैडर वुड की या एल्यूमिनियम की किसी ना किसी जगह पे जरूर यूज़ करते हुए या देखी होगी, खुद भी कभी छत पे चढ़े होगे इसका यूज़ करके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे सोचना है। मैथ्स है, मैथमेटिशियन है, कहीं पे भी दिमाग लगा लेते हैं वो लोग। तो जब इसको बनाना था या जब हमारे को इसे बनाना है तो कितनी लकड़ियाँ लेके आनी है, ये हमारे को बताना है कि कितनी लेंथ की वो लाए हम रैक वुडन पीस जिससे ये हम बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो ये रैक है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, छोटा होता होता चला जा रहा है। यानी कि सबसे नीचे वाला स्टेप सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा हुआ, फिर और छोटा और छोटा और छोटा। तो शेप कुछ इस तरह से चली गई। फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू दी बॉटम, सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर ये हमारी रैक लैडर की रैक्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो जो फर्स्ट वाली हो गई वो तो 45 दे रखी है और जो लास्ट हो गई वो 25 दे रखी है। इज दिस ओके? 45 फर्स्ट वाली, लास्ट वाली 25। इफ द टॉप एंड द बॉटम रैक्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, ये यहां से लेके यहां तक जो है वो 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, लेंथ है इसकी 2.5 मीटर। तो हमारे को यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हाइट दिखाई दे रही है, वो जो हाइट है दैट इज 2.5 मीटर, विच वी कैन से दैट 2.5 मीटर और विच वी कैन से दैट 250 सेंटीमीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द लैडर, ये लैडर की हमारे लिए हाइट है 250 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रैक्स, कितनी लेंथ चाहिए होगी, कितनी लकड़ी चाहिए होगी, कितनी वुड चाहिए होगी इस रैक्स को बनाने के लिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वर्टिकल लेंथ, हमारे को ये स्लांट लेंथ की बात नहीं करनी है, सिर्फ इन डंडों की बात करनी है, इन डंडों की, कि कितने डंडे बीच में लगे हुए हैं जिसमें वुड यूज हुई है, उसके लिए कितनी लेंथ चाहिए। तो दिस इज द होल सीन वी हैव। वी आर ट्राई टू कन्वर्ट अवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एपी, कि एपी की फॉर्म में बदलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, जिससे कि हम इसे आराम से डील कर सके। वो इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो ये लैडर्स के जो डंडे हैं वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, एक फिक्स नंबर के साथ कम होते चले जा रहे हैं लेंथ वाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डंडे हैं कितने, हाउ मेनी दीज लेंथ ऑफ वुड्स आर प्लेस्ड हियर, कितनी लेंथ ऑफ द वुड्स हमने प्लेस किए हैं। तो जब मुझे नंबर ऑफ रैक्स निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ रैंक्स मतलब हो गया कितने डंडे लगे हुए हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल हाइट divided by height between two consecutive racks। टोटल हाइट में से दो रैक के बीच में कितनी हाइट है उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल हाइट है 250 सेंटीमीटर में, और अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच में जो गैप है वो कितना कितना है बेटा, 25 है, 25 है। तो हेयर वी हैव 25 गैप ऑफ दैट, इट मींस इट इज, और साथ में आएगा इसमें +1। अब दिस इज द प्रॉब्लम, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस +1। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ रैक्स आ गए वो 11 आ गए। बस अब आप इसे सीख लो, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है इसे मैं और प्रॉपरली बता देता हूं। यह आया था 250 अपॉन 25 +1, जिसने कैलकुलेट करने के बाद मुझे आंसर दिया 250 अपॉन 25, 10 + 1 यानी कि 11 रैक्स आर देयर। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाई इट इज 11। देखो सपोज कर लो यही हमारे पास 250 है, ठीक है, और एक के बीच में 25 है। तो आप जब इसे 25 से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारे को यहाँ पे नंबर ऑफ डंडे नहीं मिल रहे कि कितने डंडे लगे हुए हैं, ये हमारे को बेसिकली मिल रहे हैं गैप्स। हाउ मेनी गैप्स आर देयर, तो ये मिले मुझे 10 गैप, और ये 10 + 1 जब मैंने सॉल्व किया तो 10 + 1 आया, 10 यहाँ पे गैप्स है, तो टोटल 11 रैक्स लगे हुए हैं, टोटल 11 रैक्स लगे हुए हैं, 11 डंडे लगे हुए हैं। कैसे सोचा मैंने, देखो
प्लीज कंसिडर करिएगा जरा इस बात को। अब यहाँ पे यही चीज सिर्फ सीखने लायक है इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो बहुत आराम से खुद भी पढ़ पढ़ के समझ आता है। मैंने यहाँ देखा, नोट किया, दिस इज द फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, फिफ्थ गैप, सिक्स गैप, ऐसे मेरे पास 6 गैप्स है। ठीक है, मैं और लेके चलता हूँ गैप्स को, और थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ये लैडर। 7th गैप, 8 गैप, 9 गैप, 10 गैप, ये मान लीजिए 10 गैप्स है। देर आर 10 गैप्स इन बिटवीन इन दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द लैडर। पूरी लेंथ ऑफ द लैडर में 10 गैप्स आ गए हैं। अब मैं इनके डंडे काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ आ गए? इट मीन्स अगर 10 गैप है तो 11 डंडे हैं, क्योंकि डंडे जितने आप लगाओगे उससे हमेशा एक गैप कम आएगा। इट मीन्स अगर किसी ने कहा, सपोज करो ये मेरे पास एक बॉक्स है और मैंने कहा बस इसमें 1 डंडा है, 2 डंडे हैं, 3 4 5 डंडे हैं। वी हैव 5 वुडन स्लैब्स, रैक्स, तो कितने गैप बनेंगे? 1 2 3 और 4 ही गैप बनेंगे। तो जो मैंने यहां निकाला, टोटल हाइट अपॉन हाइट बिटवीन 2 consecutive रैक्स, इट मीन्स वी आर डिवाइडेड दैट होल लैडर into 10 equal gaps, and in total number of racks it is 11. So this is the final conclusion you have to consider in this particular question, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आ रहा तो it keeps confusing to you कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। Is this quite clear कि जो फर्स्ट रैक था उसकी लेंथ 45 थी, जो टॉप मोस्ट रैक था उसकी हाइट 25 थी, टोटल हाइट ऑफ द लैडर अपर और लोअर रैक के बीच में जो टोटल हाइट थी वो 250 थी, यानी कि 2.5 मीटर। मुझे निकालने थे नंबर ऑफ रैक्स, और वो नंबर ऑफ रैक्स जो यहाँ पे फाइंड आउट किया मैंने, दैट इज टोटल गिव यू अ वैल्यू एज 11। इज दिस ओके? 11 गैप्स आ गए, एन मिल गया मुझे, ए मिल गया मुझे, एल मिल गया मुझे। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड। तो आई एम जस्ट रबिंग इट, एक्चुअल फिगर आपके सामने है, अगर आपको दोबारा देखनी हो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं इसे भी यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज अबाउट 250 अपॉन 25 प्लस 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया? हमने पढ़ा था कभी, द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड for the racks is equal to sum of all racks। जितने भी रैक्स लगे हैं उन सब का क्या निकाल दो, सम निकाल दो। यानी कि इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट Sn, एंड हियर Sn मीन्स S11, और Sn का फॉर्मूला लगेगा n/2 a plus l, सिंस वी ऑल हैव फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन अवर क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन 11 डंडे हैं इसके बीच में, तो इट इज 11/2, फर्स्ट टर्म एज 45, लास्ट टर्म एज 25, 11/2 into 70 एंड इट इज 385 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो वुड मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर वो 385 चाहिए। देखो एपी का कंसर्न करोगे तो सिर्फ इतना सा ही लॉजिक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है नंबर ऑफ रैक्स इन अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, देयर इज अ वन लैडर जिसकी सबसे नीचे वाले डंडे की लेंथ है 45, सबसे ऊपर वाले डंडे की लेंथ है 25, और ये सब जो डंडे डाउन होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, वो एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे ऊपर वाला डंडा और सबसे नीचे वाला जो डंडा लगा हुआ है वुड का, उसके बीच में जो गैप है वो 2.5 मीटर का है, यानी कि 250 सेंटीमीटर का है। क्योंकि सब कुछ अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो वी कीप दिस लेंथ ऑल्सो, दिस डिस्टेंस ऑल्सो इन सेंटीमीटर। अब मेरे को नंबर ऑफ रैक्स चाहिए, एज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रैक्स कि पहले से लेके दूसरे के बीच में जितने डंडे का गैप है वो कितना है। तो वो गैप तो आ रहा था 250 सेंटीमीटर को 25 के गैप पे लगा रहे हैं, तो देयर आर 10 गैप्स। If there is a 10 gaps, it means this indicating that there are 11 wooden pieces are used here. तो that is why मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा कि number of racks are total length upon total height upon height between consecutive racks plus 1. When you simplify it, when you make a simplification term, we get n as 11. अब मुझे टोटल वुड की लेंथ का आंसर चाहिए था, S11 चाहिए था। We go for the calculation of this. In the end, we obtain the answer of our question as 385 सेंटीमीटर।